हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर होगा 2.14 जो कि इस पूरे चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। प्लस हमने 2.13 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, कुछ शॉर्ट टाइप के नोट्स देखे थे जिन पे या तो परिभाषा आती है या फिर टिप्पणी करने पर आता है। इसमें हमारा पहला टॉपिक था बहुभ्रूणता, उसमें हमने अपयुग्मन भी पढ़ा था, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था उभय मिश्रण। ये तीनों टॉपिक्स को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था, उनको पढ़ लिया था। तो दोस्तों, वो लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो गया, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आज का जो हमारा लेक्चर है मतलब 2.14, ये थोड़ा खास लेक्चर होगा क्योंकि आज के लेक्चर में हम कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये सोच के आप लोग ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा कि आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर से रिलेटेड, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम हैं उनको बनाएंगे और सीखेंगे। और वो कैसे बनते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लस हमको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ एग्जामिनर हमसे ये पूछता है कि आप इसी डायग्राम की विवेचना कीजिए, इसी डायग्राम को बनाइए। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप बायो पढ़ लें इसलिए डायग्राम आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो चलिए दोस्तों, हमने काफ़ी डायग्राम आपको पहले बता भी दिए हैं, लेक्चर रिलेटेड पढ़ाते हुए जो भी लेक्चर में पढ़ाया है वो बता दिया है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आपको एक एक डायग्राम धीमे धीमे आराम से बनाना सिखाएंगे भी, और आप उसको बताएंगे भी कि वो क्या है और कहाँ मिलता है, और उसकी लेबलिंग भी बताएंगे कि उसके जो नाम होते हैं वो क्या क्या है। एक बार फिर से हम आपको उसे रिमाइंड भी करा देंगे, दोबारा रिन्यू भी करा देंगे, फिर से समझा देंगे, प्लस आपको बनाना भी बताएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप एक रजिस्टर या एक कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और मेरे साथ बनाइए, ठीक। अगर आपको नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, लेकिन डायग्राम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और डायग्राम हमें कॉपी में बनाना ही पड़ता है। प्लस 3 घंटे का पेपर होता है, उसी में हमें डायग्राम भी बनाना पड़ता है, उसी में हमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो जब तक कि हम डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, और डायग्राम बनाने के चक्कर में जो हमारा थ्योरी पार्ट होता है, जो कि हमें लिखना होता है, वो हमारा रह जाता है। तभी बच्चे कहते हैं ओफो, मेरा आखिरी का ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये वाला क्वेश्चन छूट गया, मेरे पास टाइम नहीं था, ये करने लगे थे, वो करने लगे थे। तो ये भी होता है। तो आपका पूरा पेपर सही समय पे हो, प्लस खूब अच्छे से हो, डायग्राम्स भी आपके अच्छे हों, इसलिए हमने ये लेक्चर एक खास तरीके से बनाया है ताकि आपको इस लेक्चर से, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड सारे डायग्राम आराम से समझ में आ जाए। दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर डायग्राम बनेंगे। अगर आपकी आर्ट नहीं अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, अरे कैसे नहीं बनेगा, तीसरी बार तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। और कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। तो चलिए, आप ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमको 5 से 6 डायग्राम आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए, जिसमें हमारा पहला डायग्राम होगा जो कि हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था, पुष्पी पौधे का, मतलब सिर्फ एक पुष्प का, किसी पुष्पी पौधे के एक पुष्प का डायग्राम बनाएंगे, वो भी हम उसका एलएस बनाएंगे। एलएस मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, एक होता है एलएस और एक होता है टीएस। टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब अगर ये हमारा कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है जिसका हमें डायग्राम बनाना है और हम उसको काट देंगे, ठीक। अगर हमने ऐसे ऐसे काटा है, मतलब हमने उसको रख के कुछ ट्रांसवर्स में काटा है, तो इसको टीएस बोलते हैं। मतलब टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब हमने इसको किस भाग में काटा है, कुछ ऐसे तक करके काटा है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे काटने के बाद इसको ऊपर से देखते हैं। मान लीजिए हमने इस मार्कर को इस तरीके से काट दिया, ठीक। मान लिया हमने ये कैप निकाला और इसको काट दिया। अब इसके अंदर की संरचना ये टिप है, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, यूँ ऊपर से करके देखेंगे, तभी तो हम इसकी स्टडी
स्टडी कर पाएंगे। अगर ये ढक्कन लगा रहेगा तो अरे हमें तो पता ही नहीं कि इसके अंदर एक निप भी है, एक पिन भी है, तो जब हम इसको काट देंगे या अलग कर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या संरचना है। ठीक, तो हमें अंदर की संरचना जब ध्यान करनी होती है, जब उसका स्ट्रक्चर या उसको पढ़ना होता है, तो हम या तो टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, वस्तु को कुछ इस प्रकार से काट देते हैं, या फिर हम उसका एलएस काटते हैं। एलएस मतलब दोस्तों होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब ये हमारी वस्तु है और हम उसको कुछ ऊपर से नीचे काटते हैं। जब हम उसे ऊपर से नीचे काटते हैं तो उसके अंदर का हमें सारा पोर्शन दिखाई देने लगता है ऊपर से नीचे। तो दोस्तों ऐसे आप ध्यान कर सकते हैं कि जब हमने उसको लेफ्ट से राइट काटा तो वो क्या था, हमारा टीएस था, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन था, और जब हमने उसको अप टू डाउन काटा मतलब ऊपर से नीचे काटा तो वो हमारा क्या हो जाता है, एलएस हो जाता है। तो दोस्तों इतनी बात आपको पता चल गई। इसके बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमें डायग्राम बनाना सीखना है। तो चलिए एक एक करके सारे डायग्राम्स को देखते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या नाम लिखने हैं हमें और वो कैसे बनाएंगे, ये सब हम आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमारा सबसे पहला डायग्राम होगा पुष्प के एलएस का आरेखीय निरूपण। मतलब हम सबसे पहले किसका डायग्राम बनाएंगे, पुष्प का एलएस बनाएंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आप सब पेन और पेंसिल और रबर और कॉपी लेके बैठ गए होंगे। अगर नहीं लेके बैठे होंगे तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे हम बना रहे हैं आप धीरे धीरे करके वैसे ही बनाइए। ठीक, और अगर पीछे रह जाइएगा तो वीडियो को स्टॉप कर दिएगा, और जब बना लिएगा तो फिर वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर लिएगा। तो चलिए दोस्तों इस अध्याय के महत्वपूर्ण चित्र, अब जब हमें क्या बनाना है, पुष्प के एलएस का आरेखीय निरूपण। तो इसमें सबसे पहले हमें, आपको पता ही होगा किसका डायग्राम बनाएंगे, पुष्प का डायग्राम बनाएंगे। पुष्प का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा उसके अंदर का गाइनोशियम, मतलब कि पुष्प का स्त्री भाग। स्त्री भाग कुछ हम इस प्रकार से बनाएंगे, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए पुष्प का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका बेस बनाइए कुछ इस तरह का। ये बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें क्या, ये डायग्राम तो आपका देखा देखा लग रहा होगा, और इसके अंदर हमारे क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर हमें देखने को क्या मिलता है, बीजांड, जो कि हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। आप धीरे धीरे करके बनाने की कोशिश करिए। इस प्रकार से देखिए हमारा बन गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या बनाएंगे, एंथर्स को बनाएंगे, मतलब परागकोश को बनाएंगे। आप इस प्रकार से एक डंडी ऐसे खींचिए, फिर एक ऐसे खींच लीजिए, फिर एक ऐसे खींच लिए। ठीक, देखिए कुछ इस प्रकार से, और इसी प्रकार से इसको भी इस तरफ से कर लीजिए, जैसा इधर बनाया वैसे इधर बना लीजिए। इस टाइप का इतना डायग्राम आप सबका बन गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, दो टॉफी बनानी है। इस प्रकार से दो टॉफी हमें इस डंडी के ऊपर रखनी है, एक टॉफी, दो टॉफी, ऐसे यहाँ पे भी बना देंगे। ये हमारा हो गया पुनकेसर। ठीक, ये देखिए इसी प्रकार से इधर रख देंगे। चलिए यहाँ तक कि आप सभी का बन गया, यहाँ तक के ध्यान कर लिया कि इस प्रकार से बनाना है। फिर अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इसका थैलस बनाएंगे। थैलस को हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। अरे ये वही है जिसको पलट के देखो तो नीचे की तरफ फूला फूला सा लगता है, ये वही है। ठीक, और यहाँ पे हमारी बनेंगी सेपल्स, जिसको हम बाहादल भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार से करके देखिए हमारा फूल बनने लगा है। ठीक, इतना आप सबका बन गया। फिर इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसकी पंखुड़ी बनाना है। दोस्तों ये सबसे इजी तरीका है पुष्प का आरेखीय निरूपण बनाने का। आप सबसे पहले हमें क्या बनाना है, अंदर का गाइनोशियम बनाना है, मतलब कि स्त्री केसर बनाना है, फिर पुन केसर बनाना है, फिर नीचे थैलस बना लेंगे, पुष्पासन बना लेंगे और फिर बाहादल बना लेंगे। बाहादल बनाने के बाद हम इसका ये बनाएंगे, दल बनाएंगे, जो कि जिसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी, मतलब कि फ्लावर का वो पार्ट जो कि रंगीन होता है, जो कि पंखुड़ी जैसा होता है। अरे मतलब वही पंखुड़ियाँ। ठीक, समझ गए ना आप सब। ये हमने बना लिया, ये देखिए कुछ इस प्रकार से।
देखिए कहाँ ज़्यादा टाइम लगा, कितनी जल्दी हमने आपसे बात करते करते आपको समझाते समझाते पूरा फ्लावर बना दिया। आपका भी फ्लावर अगर ऐसे ही बना है तो मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है या आप नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपका आराम से बन जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं है। अब देखिए डायग्राम बनाना तो एक बात है, ठीक, यहाँ तक कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमें इसके नाम भी तो लिखने हैं, नाम भी तो लिखेंगे ना। तो चलिए नाम लिखने का शुरू करते हैं, इन सब का नामकरण कर देते हैं। ये क्या है हमारा पंखुड़ी, ठीक, पंखुड़ी। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाली को क्या कहते हैं, पराग कोश, ठीक ठीक दोस्तों, ऊपर वाला क्या है, पराग कोश। नीचे वाला क्या होता है, आप सभी को पता है इसे क्या कहते हैं, याद करिए, ऐसे बहाने आप सब इनके नाम याद कर सकते हैं, ठीक। नीचे वाली को बोलते हैं तंतु, तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा फिलामेंट। और पराग कोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। दोस्तों ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प का आरेखीय चित्रण पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, ठीक। फिर ये वाला हमारा हो गया पूरा, ठीक, ये वाला हो गया। फिर इधर आएंगे, इसको लेंगे, सबसे ऊपर क्या होता है, 10वीं बार हमने इसका नाम लिया है, ये डायग्राम हमने हजारों बार बना दिया होगा इतने लेक्चरों में। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। मन करे आप इंग्लिश वाले नाम याद करिए, मन करे ना याद करिए, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप याद करना चाहे तो याद कर लिए, वरना मत याद करिए। वर्तिकाग्र हो गया, ये जो बीच में पतली सी दिख रही है डंडी टाइप की आपको, इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, ठीक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टाइल। फिर ये जो नीचे वाला आखिरी पोर्शन है इसको लेते हैं, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, अंड देखने को मिलते हैं, मतलब एग्स होते हैं, अंड, ठीक दोस्तों। यहाँ तक के लेवल हो गया, इतना समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक। फिर ये वाला जो है इसे कहते हैं सेपल, या हिंदी में बोलते हैं इसको बाहादल, ठीक। और इसको बोलते हैं, ये जो ये फूला फूला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन को इंग्लिश में थैलस बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये था हमारा किसका डायग्राम, पुष्प का आरेखीय चित्रण। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके बनाइए, आराम से आप बना ले जाएंगे, हमें आप पे भरोसा है कि आप इसको आराम से बना लेंगे। तो चलिए पहला डायग्राम हमारा, ये कौन सा डायग्राम था, पहला डायग्राम था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे डायग्राम को देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा पहला डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने दूसरे डायग्राम को बनाएंगे जो कि है पुष्प का नर भाग। जी हाँ, पुष्प का नर भाग। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा टेढ़ा सा अंडा रखेंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये देखिए ये अंडे की तरह लग रहा है। फिर इसके नीचे एक और अंडा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए हमारा क्या बन गया, पुष्प का नर भाग। बस इतना ही सा है। अब हमें क्या करना है, इसकी लेबलिंग करनी है। नाम ये तो हमने बना लिया। और दोस्तों इसका सिर्फ डायग्राम बनाने को नहीं आता है। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प के नर भाग की विवेचना कीजिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, पुष्प के नर भाग की विवेचना कीजिए, तो हमें पुष्प का नर भाग बना देंगे और उसके बारे में बाकायदा लिखना भी पड़ेगा, ठीक। और जो है तभी हमको क्या होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर तभी पूरे नंबर देता है जब आपका आंसर बहुत अच्छे से लिखा हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ हो। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तभी आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं, जबकि आपने उसको अच्छे से सुविस्तार उसका वर्णन किया हो और उसमें अच्छे सा डायग्राम बनाया हो। तो चलिए अब इसकी लेबलिंग भी करते हैं। ये पार्ट क्या कहलाता है, पराग कोश, ठीक दोस्तों। ये भाग हमारा पराग कोश कहलाता है और इसको इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। और ये वाला भाग जो होता है ये कहलाता है तंतु। तंतु को इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट,
ठीक दोस्तों, यहाँ तक क्या आपका क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट क्या होती है? एक पतली सी डंडी होती है जिसके थ्रू ये नीचे पुष्पासन से कनेक्ट होता है, और ये जो होता है ये हवा में लहराता रहता है। तभी तो इसके अंदर के जो पराग कण होते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है, हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो पराग कोश के अंदर हमें क्या मिलेगा? पराग कण मिलेगा। पराग कण यहाँ से उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इसीलिए क्या ये हवा में यूं यूं करके लहराता रहता है। ठीक दोस्तों, ये होता है हमारा तंतु, मतलब इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये होता है हमारा परागकोश जिसको एंथर बोलते हैं। एक बात और, इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी संरचना को बोलते हैं पुंकेसर। इस पूरे संरचना को क्या बोलेंगे? पुंकेसर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। ठीक दोस्तों, यहाँ तक ही क्लियर है? यहाँ तक के हमने पढ़ लिया। और फिर एक और हमने सुना था इसका डायग्राम, माइक्रोस्पोरोफिल। इस स्थान को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसको हिंदी में, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल को हिंदी में लघु बीजाणु धानी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका है? पुष्प के नर भाग का। इसमें हमने क्या क्या देखा? ऊपर वाला जो हिस्सा था उसमें परागकोश था। याद रखिएगा, परागकोश के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? परागकण, जो कि एक नर युग्मोद्भव होते हैं। रिवीजन भी करते चलिए। और यहाँ से यहाँ तक की जो नीचे एक डंडी के समान संरचना होती है उसको तंतु बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोले तो फिलामेंट। फिर अगर हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसको पुंकेसर बोलते हैं, और पुंकेसर को इंग्लिश में स्टेमन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अपने आगे दूसरे वाले स्ट्रक्चर, तीसरे वाले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पुष्प का मादा भाग। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला और तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग हमने आपको इस पूरे चैप्टर में, इतने पीछे लेक्चरों में बहुत बार बना के दिखाया है, मतलब बहुत बार। लेकिन एक आखिरी बार हम एक बार और इसको आपको समझा देते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले ऊपर से इस टाइप से करिए, फिर नीचे डंडी लेकर आइए, ठीक, फिर इस तरफ से भी ऐसे ही लेकर आइए, कुछ इस प्रकार से पतली सी डंडी, और नीचे बना देंगे एक गोला। इस प्रकार से एक गोला बना देंगे। देखिए, गोला बनने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद अब हम इसके अंदर के अंड भी तो बनाएंगे। तो क्या करेंगे? इसके अंदर एक और गोला बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, गोला बनाने के बाद या तो आप इसको बीच से डिवाइड करके वो पुरानी वाली संरचना बना लीजिए जो हमने फ्लावर में बताई थी, या इसके अंदर एक बीजांड की संरचना बना दो। तो जिस प्रकार से अंदर क्या होती है? बीजांड की संरचना होती है। आप ये भी बना सकते हैं। इसके अंदर की सेल्स दिखा दिए। अब ये बीजांड की संरचना इसके बाद आपको बनाना सिखाएंगे। ये हमारी क्या हुई? अंदर बीजांड हो गया। अब हम क्या करेंगे? वही पुराना काम, डायग्राम बनाने के बाद क्या किया जाता है? उसके नाम लिखे जाते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाले का नाम क्या था? अभी पिछले हमने आपको बताया है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा, और इसको बोलते हैं वर्तिका। इस वाले को बोलते हैं अंडाशय, और इसके अंदर जो छोटा सा होता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बीजांड। ठीक, बीजांड को इंग्लिश में OVULE, ओव्यूल बोलते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं, और वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। आप जिसमें चाहे उसमें याद कर सकते हैं, मन चाहे इंग्लिश में याद कर लिए, मन चाहे हिंदी में। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में लेबल किया है तो उसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है, हम आपको ये बात बता दें। लेकिन अगर कोई बात नहीं, आपसे इंग्लिश नहीं समझ में आती है, आपको ज़्यादा जल्दी नहीं याद हो पाता इंग्लिश, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप हिंदी में नाम ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए, ये हमारा किसका डायग्राम कंप्लीट हो गया? पुष्प का मादा भाग। देखा, ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं होते। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो डायग्राम खुद ब खुद ईजी हो जाते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना पेपर टाइम पे कर लीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, पुष्प का मादा भाग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे डायग्राम की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना चौथा डायग्राम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका अकेले ही डायग्राम बनाने को भी आता है और पूछी इसकी पूरी संरचना, इसकी विवेचना, इवन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब विस्तृत वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो चलिए बीजांड की संरचना देखते हैं। बीजांड की संरचना बनाने से पहले सबसे पहले हमको कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से बनाएंगे और इसको अंदर से आके कुछ इस प्रकार से मोड़ देंगे। चलिए जल्दी जल्दी मोड़ दीजिए। ठीक, ये एक इधर मोड़ा, अध्यावरण ये बना रहे हैं, और एक ये इधर मोड़ दिया। ठीक, कुछ इस प्रकार की आपको संरचना देखने को मिली। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ये वाला अध्यावरण है इसको ऊपर लेके जाएंगे और एक अंदर ही की तरफ एक इनर लाइन बना देंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से इसको आके इधर से जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और छोटी सी लाइन बना देंगे और अंदर की कोशिकाएं बना देंगे। कुछ इस प्रकार से अंदर की कोशिका बन गई। फिर बीच में हमारा क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ये बन गया। फिर ऊपर की तरफ होती है इसमें एंटीपोडल सेल, उनको भी हमने बना दिया। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक डंडी जैसी भी तो कोई संरचना दी, तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक डंडी जैसी संरचना बना देंगे और नीचे की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा मतलब आप्रा। ये देखिए प्लेसेंटा की भी बना दी और यहाँ पर होती है ओवरी वॉल। इस टाइप से आप ऐसे करके लाइन बना दीजिए। ये क्या बन गया, बीजांड बन गया। बस इतना ही सा बनाना था। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, बीजांड की भी संरचना बना दी और इसके अंदर एक और लाइन खींच देंगे ऐसे करके। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, बीजांड। और यहाँ पे एक होता है हमारा इस प्रकार से, इसको न्यूसेलस बीजांड काय बोलते हैं। ऐसे करके बना देंगे इसको और इसके अंदर ऐसी लाइनें खींच देंगे। देखिए हमारा बीजांड की संरचना भी बन गई। अब डायग्राम तो हमने बना लिया, अब इसका नाम भी तो लिखेंगे। चलिए नामकरण करते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, बाह्य अध्यावरण या इसको बाह्य अध्यावरण बोलते हैं। ठीक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आउटर इंट्यूगमेंट। इसके बाद ये अंदर की तरफ होता है, इसको अंत अध्यावरण बोलते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ तक के हो गया। सबसे ऊपर वाला इसको चलाजा बोलते हैं, जो हमने आपको बताया था चला जा, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं निभाग, भाग जा, निभाग जा। फिर उसके बाद ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। बीजांड काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। उसके बाद इस हिस्से को हमारा क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं आप्रा। और ये जो आपको एक लंबी सी डंडी दिखने को मिल रही है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मतलब बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत मतलब तो हमें पता ही है, व्रंत हमने उधर फिलामेंट में भी देखा था कि जो एक पतली सी डंडी होती है जो कि एक उसको खड़ा होने के लिए मदद करती है, उसको व्रंत बोलते हैं। क्योंकि ये व्रंत किसमें पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। मतलब कौन सा व्रंत, जो बीजांड में पाया जाए वो वाला व्रंत इज इक्वल टू बीजांड व्रंत। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद ये जो होती है ये क्या होती है, हमारी पोलर न्यूक्लियाई होती है, ये हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये हमारी एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये सब हमने आपके डायग्राम में लिख दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये डायग्राम तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार बना के देख लिए, क्योंकि इसका डायग्राम अकेले भी आता है कि सिर्फ बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या सिर्फ इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हमारा बीजांड की संरचना भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने दूसरे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नहीं, कौन सा डायग्राम होगा, चौथे के बाद 5वां डायग्राम। चलिए 5वां डायग्राम भी देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा 5वां डायग्राम होगा आम के फल की अनुदैर्ध्य काट। ये ज़्यादातर आपके अति लघु क्वेश्चन में आता है कि आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। तो चलिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है, एक फल बनाना है जो कि है आम।
आप सभी ने छोटे क्लासेस में आम तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, आम को बनाएंगे तो, लेकिन उसको काट के, मतलब अनुदैर्ध्य काट के उसके अंदर वाले जितने उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जितनी उसकी संरचना होती है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, आम बनाना है। आप ऊपर से शुरू कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से, ये देखिए आपका आम इस प्रकार से बन गया। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, आम थोड़ा सा मोटा हो गया है, अच्छा रसीला वाला आम है, हमारा आम बन गया। ऊपर की तरफ इसमें डंडी निकलती है, तो चलिए छोटी सी डंडी भी निकाल दी। आम के अंदर जब हम ऊपर वाला भाग खा लेते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आप कहेंगे बीज होती है, तो बिल्कुल सही, अंदर की तरफ हम क्या बनाएंगे, बीज। आप कहेंगे अरे आम के स्ट्रक्चर में हमने बीज बना दी, तो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये अनुदैर्ध्य काट है, हमने क्या किया है उसको एल से ये हमने लॉन्गिट्यूडनली उसको काट दिया, ये उसकी अनुदैर्ध्य काट है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके सारे उसको लिखना है, इसके नामकरण करना है, इसका नाम लिखना है। तो ये हमारा क्या है, बीज है। बीज के बाद ये हमारा है एपिकार्प। ठीक, एपिकार्प क्या होता है, ये ऊपर का छिलका होता है, वही दोस्तों जो पीला और ग्रीन कलर का होता है जिसको हम नहीं खाते हैं, वो क्या होता है, एपिकार्प। फिर इसके अंदर यहाँ पे जो भाग होता है इसको बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक दोस्तों, इसको बोलते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प फल का वो हिस्सा होता है जिसको हम खा लेते हैं, और उसके बाद हमारा आता है एंडोकार्प। एंडोकार्प इसका ये हिस्सा होता है, एंडोकार्प। एंडोकार्प इसका अंतिम हिस्सा होता है जहाँ पे फल बीज से जुड़ जाता है। बीज को इंग्लिश में बोलते हैं सीड। अब दोस्तों एपी मतलब होता है ऊपर, कार्प मतलब होता है लेयर, मतलब ये इसकी बाह्य त्वचा होती है। मीजो मतलब होता है बीच में, कार्प मतलब होता है लेयर, तो ये इसकी वो जगह होती है जो हम खा लेते हैं। फिर हमारा आता है एंडोकार्प। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, इसको हिंदी में अंता बोलते हैं। अंताकार्प इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल बीज और मीजोकार्प के बीच का ये हिस्सा होता है। और आखिर में तो हमें क्या मिलती है, पूरा आम खाने के बाद हमें क्या मिलता है, बीज। और बीज को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, खत्म बात। तो हमारा क्या बन गया, आम के फल की अनुदैर्ध्य काट। अनुदैर्ध्य काट में हम एक बार और आपको बता दें, हमने क्या किया, हमने पूरा आम बना लिया, आम को बीज से काट दिया। काटने के बाद हमें बीज मिली, हमने बीज को भी बना दिया। अब बीज को बनाने के बाद बस इसके नाम लिख दिए, काम खत्म, डायग्राम बन गया। बस ये इतना ही था डायग्राम था। तो चलिए पांचवा डायग्राम भी हमारा पूरा होता है, अपना छठा और आखिरी मतलब 6 डायग्राम भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने आगे आखिरी डायग्राम की तरफ, जो कि है हमारा 6th डायग्राम। पिछली बार हमने डायग्राम में क्या बनाया था, आम बनाया था, इस बार हम सेब को बना देते हैं, बात खत्म। सेब का आभासी फल, सेब आभासी फल है, आभासी मतलब फॉल्स फ्रूट है, ऐसा है क्या? तो ये बात अभी हम आपको डायग्राम बनाने के बाद बताएंगे कि ये आभासी फल क्यों है। प्लस इसमें हमें 2 डायग्राम बनाने हैं, मतलब सेब के हमको 2 डायग्राम बनाने हैं। ए में हम बनाएंगे अनुलंब काट, मतलब उसको एलएस में काट देंगे, और बी हम बनाएंगे अनुप्रस्थ काट, मतलब हम उसको एलएस में टीएस में काट देंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। तो चलिए क्या बनाना है, सेब ही तो बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सेब बनाना है और उसको काट देना है। तो चलिए सेब बनाते हैं। सबसे पहले सेब तो सबको बनाना आता होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये देखिए हमारा सेब बन गया। सेब बनने के बाद अब हमें बीज से काटना है, क्योंकि ए कौन सी है, अनुलंब काट। तो अनुलंब काट में हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको कटा हुआ दिखाएंगे। देखिए सेब बनाने के बाद हमने क्या किया है, उसे बीज से काट दिया है। आप घर पे भी एक बार सेब काट के देखिए, उसके अंदर आपको कुछ इसी प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर कुछ इस प्रकार के बीज हमें देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ कम ही होते हैं, 6-7 हो जाते हैं बीज। ठीक, ये बीज बना लेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई संरचना, बाह्य वाली, मतलब अनुलंब काट, इसको इस तरीके से हमने काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेब को ऐसे करके काट देंगे, मतलब इसका टीएस काट देंगे, जो कि हमारी कौन सी काट है, अनुप्रस्थ काट है। तो चलिए अनुप्रस्थ काट को भी बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा गोला बना देंगे। ठीक,
क्योंकि सेब कैसा होता है, गोल गोल ही तो होता है। उसको बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक क्लाउड ऐसी संरचना, मतलब बादल ऐसी संरचना बनाएंगे। बादल ऐसी संरचना बनाने के बाद हम इसके अंदर क्या बना देंगे, एक फूल जैसी संरचना बना देंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपको निंजा हथौड़ी का ब्लेड भी लग रहा होगा जो ऐसे फेंक के मारता है, तो कुछ इसी प्रकार से आप निंजा हथौड़ी का ब्लेड बना दीजिए बीच में, और इसके अंदर क्या बनेंगी, बीजें बनेंगी जो कि कुछ इस प्रकार से होंगी। ये देखिए बस बीज बना दी और हमारा अनुप्रस्थ काट का डायग्राम कंप्लीट है। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, एक गोला बनाना था, गोले के अंदर बादल बनाना था और बादल के अंदर क्या बनाना था, निंजा हथौड़ी वाला ब्लेड। तो हमारा क्या हो गया, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद उसका नामकरण करते हैं। तो चलिए अब हम इसके नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है थैलस। ये दोनों हिस्सा क्या है, थैलेमस, और थैलेमस को हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन दोस्तों वही हिस्सा जो पुष्प को उल्टा पलटने पर कैसा होता है, फूला होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की ये जो हमारा बीज का हिस्सा है इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ठीक दोस्तों, ये हमारा अंडाशय है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी हमारा क्या है, अंडाशय। अंडाशय के बाद हम बनाएंगे एंडोकार्प। यहाँ पे अगर हम इसको डबल लेयर कर दें कुछ इस प्रकार से, मतलब निंजा हथौड़ी के ब्लेड पे पन्नी चढ़ा दें, तो ये बन जाएगा इसका एंडोकार्प। यहाँ पे होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये हो गया एंडोकार्प, और ये भी हमारा पोर्शन क्या कहलाता है, एंडोकार्प। सबसे पहले हमारी संरचना क्या थी, थैलेमस, दूसरी हमारी क्या थी, ओवरी मतलब अंडाशय, और तीसरा हमारा क्या था, एंडोकार्प मतलब अंतःसतह, अंता वाली लेयर जो कि अंदर की तरफ होती है। ये हमारा हो गया सेब का डायग्राम। ये भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है कि सेब की आरेखीय निरूपण का चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, तो ये हमने आपको बता दिया। ये भी डायग्राम जो कि हमारा 6 डायग्राम का कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लिए, इसको ज़्यादा लेबल नहीं करना है, सिर्फ 3 ही लेबल है। अब दोस्तों हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये आभासी फल, इसका मतलब क्या होता है, ये आभासी फल क्यों है, क्यों दोस्तों, ये हम आपको अभी लिख के बताएंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। सेब फल को क्यों कहते हैं कि वो एक आभासी फल है, तो इसलिए कहते हैं सेब में फल का विकास कैसे होता है, पुष्पासन से होता है। सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है। पुष्पासन मतलब थैलेमस, वही फूला वाला भाग पुष्प का, उससे होता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। फल की रचना किससे होती है, पुष्प के निषेचित अंडाशय मतलब ओवरी से होती है। इसीलिए वो पुष्प के अंदर जो हमें देखते हैं जब काट के, तो उसके अंदर एक ओवरी जैसा हिस्सा होता है, वो निषेचित अंडाशय होता है, और इसका वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ होता है जो हम खा लेते हैं वो क्या होता है, पुष्पासन होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी फल, क्योंकि इसकी रचना पूर्ण तरीके से ओवरी से ना होकर किससे होती है, पुष्पासन से होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे डायग्राम्स खत्म हो गए होंगे। आई होप आप सबको सारे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डायग्राम में आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लेसन 2 मतलब हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा था वो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है। हमने उसके सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके एक एक डायग्राम्स देख लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।